ओमकार कीजिए 3 बार। ओ साई राम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, शुरू करें हम आज की क्लास। सभी तत्पर हैं, सभी तैयार हैं? गुड। ठीक है, हम कौन सी कहानी पढ़ रहे थे बताएं? कौन सी कहानी पढ़ रहे थे? आस्था बताओ। नमक पढ़ रहे थे। रचनाकार? रजिया सज्जाद जही। यस, गुड। ठीक है, यह कहानी यदि हम संक्षेप में कहें तो क्या बताती है? यह कहानी ये बताती है कि सरहदों से जमीन बढ़ सकती है पर दिलों का प्रेम और देशभक्ति नहीं। वेरी गुड। तो देशभक्ति, वतन परस्ती, आपसी प्रेम और भाईचारा, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक जाति के न होने पर भी समर्पण और अपने वादे को निभाने का एक संकल्प, बहुत सारे जीवन मूल्यों को दर्शाती, सरहदों को बेमानी बताती, यह कहानी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जहां तक हमने पढ़ा था उससे आगे का वाचन हम आरंभ करेंगे। तो अभी मानवी आप आरंभ करें। मानवी किताब के साथ तैयार? यस, गुड, वेरी गुड। मानवी पता है कहाँ से पढ़ना है? मैम कल वह लाहौर से चली जाएगी। पेज नंबर 134। ठीक है, ओके। शिफा, शिफा आप पढ़ रहे थे ना पहले? यस मैम। हाँ, तो बताइएगा मानवी सही है? यस मैम। ठीक है मानवी, आरंभ। मैम ठीक है, शुरू करूं? यस, श्योर। कल वह लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और वह यह भी हो सकता था कि अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहां से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस बिजनेस भी। हम यहाँ बस भी गए हैं और हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, लाहौर ही है। फिर देखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला। किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसिरी सी खुशबू और मकबरे की सीढ़ियां पर बैठे हुए 2 इंसान, सिर झुकाए चुपचाप, उदास, जैसे 2 बेजान परछाइयां। जो तुम कल चली जाओगी। हाँ, अब कब आओगी मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप धूप से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ ये था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ किनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू, जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दहली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। ओके, गुड, वेरी गुड मानवी।
यस मैम। यहाँ तक कोई ऐसा शब्द जिसका मीनिंग, जिसका अर्थ जानना चाहेंगे? यह सब स्पष्ट है? मैम मौलसरी क्या होता है? मौलसरी मैम माने, हाँ बोले, प्लीज बोले। मैम मैं भी यही पूछ रही थी, मौलसरी क्या होता है? मौलसरी माने एक बहुत सुगंधित एक प्रकार का फूल है जिसकी भीनी भीनी महक। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि भले सफिया अपने परिवार में आई हुई है, लेकिन अभी भी उसका पूरा दिलो दिमाग वही है कि कैसे वो वादा निभाए जो उसने किसी से किया है। तो यहाँ बार बार दूधिया आंचल, मौलसिरी की महक, है ना, अपनेपन को दर्शाती वो खुशबू, और दूधिया आंचल यानी बहुत पाक, पवित्र, ममतामयी आंचल। ये हम सब जानते हैं कि आपको बताया उन्होंने कैसे रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था, सफेद। हाँ? इस कारण इसे दूधिया आंचल कहा। दूसरी बात, जो सफेद रंग है वह पवित्रता का भी सूचक है, शांति का भी सूचक है। ठीक है, तो वह ममतामयी आंचल उन्हें याद आ रहा था, साथ ही में याद आ रही थी एक भीनी भीनी सी महक। लेकिन यहाँ उन्होंने बताया कि क्योंकि वो ख्वाब देख रही थी, वो सपना देख रही थी, है ना। कहाँ पर था आपका ये वाला एक पंक्ति? आसपास फैला हुआ अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसिरी की खुशबू, बस। ठीक है, एक पुष्प का नाम है, एक फूल की महक है। ठीक है, आगे का कौन वाचन करना चाहेगा? श्रेष्ठ आप पढ़ोगे? शर्त वही है, किताब होनी चाहिए और कैमरा ऑन होगा। श्रेष्ठ टाइम वेस्ट नहीं करें, ओके, कैमरा ऑन करें। यस मैम। मैम वो मैं और जस्ट अभी आई हूँ मीटिंग में, तो आप मुझे बता दोगे कहाँ से स्टार्ट करना है? हाँ बिल्कुल, आप कैमरा ऑन कीजिए, हम बताते हैं। यस मैम। पृष्ठ क्रमांक 135, 135, सबसे पहली पंक्ति से। यस मैम। इतनी देर काहे लग रही है भाई? श्रेष्ठा आरंभ करें विदाउट डिले। यस, पढ़िएगा। यस मैम। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकला। श्रेष्ठा कैमरा ऑन, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। मैम ऑन है। हाँ, तब नहीं था, अब ऑन है। अब बोलिएगा, अब पढ़िएगा। मैम वो थोड़ा बैक करने प्रॉब्लम थी, इसलिए कैमरा ऑफ हो जाता है बाद में। चलो चलो, कोई बात नहीं, पढ़ो। ओके। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकला जाने लगा, तो उसे एक झिरझिरी सा आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला, तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर को वर्दी पहनने तो थी, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ओके श्रेष्ठा, ओके, यहाँ तक कोई शब्द, यहाँ तक कोई शब्द जहाँ डाउट हो? नहीं, सब क्लियर है? झिरझिरी सी दौड़ गई।
झिरझिरी सी आई का मतलब? हम्म, आवाज, कोई आवाज नहीं आ रही। आशा बोले। मैम झिरझिरी मतलब मैम कभी कभी वाइब्रेशन सी नहीं हो जाती है। हाँ, वही ना, शरीर में एकदम से एक रोमांच सा हो जाना। हम्म, ठीक है। और वर्दी क्यों नहीं जच रही थी अफसर के ऊपर? कोई कारण? लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा है? मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। नो। मैम शायद दुबले पतले शरीर के थे। हाँ, जैसा कस्टम ऑफिसर एक रौबीला, एक सारा दमदार सा दिखने वाला बंदा होना चाहिए, वैसा नहीं था। दुबले पतले दिख रहे थे। ठीक है, ओके, गुड। आगे का मंजूर आप पढ़ना चाहेंगे? यस मैम। ओके, वीडियो ऑन करेंगे? मैम करता हूँ। ओके, ठीक है, पढ़िएगा। उन्होंने नजर, मैम यहीं से है ना, उन्होंने नजर भरकर उसे गौर यस से देखा। यस, वेरी करेक्ट। उन्होंने नजर भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे में साफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ से की मालूम होती हैं। अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे। मगर हमारा वतन तो दिल्ली की है। साफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सूफिया की बात खत्म हो गई, तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सूफिया के बैग में रख दिया। बैग सूफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जा मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ओके, गुड, वेरी गुड। मैम इस लाइन का मतलब क्या होगा? बताएं। आप कौन बता सी लाइन? दीजिए। कौन सी लाइन बोलो? मैम ये मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यस, ऑफिसर ने जब ये जाना, जब सफिया ने, बिल्कुल है ना यार, नाम है सफिया, जब सफिया ने सब कुछ स्पष्ट बता दिया, जो वो छुपा कर ले जा रही थी उसको उन्होंने उजागर कर दिया, अफसर को बता दिया, और अफसर को उनका जो मंतव्य था वो समझ आया। तब उन्होंने कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी देख दंग रह जाता है। मायने, मोहब्बत के सामने ये छोटे मोटे नियम कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, यदि सच में वो कोई गलत चीज ले जा रही होती, कोई गलत काम होता, तो वो रोकते। ठीक है, किसी ने मोहब्बत से मंगाया है, किसी ने बड़े प्रेम से मंगाया है, तो ठीक है, ले जाओ। यानी विरोध करने के का कारण था, लेकिन कस्टम ऑफिसर ने उनका विरोध नहीं किया। साथ में उनको एक मतलब प्यार से उनको ये दिलासा भी दिया कि कस्टम से मोहब्बत के गुजर जाने के लिए कोई नियम कानून नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी अभी सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी। अभी सफिया को और भी पड़ाव पार करने थे। एक ही जगह चेकिंग नहीं होनी थी। तो आगे देखिएगा, आगे पढ़िएगा क्या होता है। नेक्स्ट भूमिका पढ़ेंगे। थैंक यू मंजुल, गुड। भूमिका आप पढ़ोगे? शिफा पढ़, अच्छा शिफा ने पढ़ लिया था। अंजलि फिर आप पढ़ेंगे? ओके मैम। पढ़िएगा। कैमरा ऑन है, वरना ऐसा लगेगा जैसे सिंचन पढ़ रहा है।
हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा। वह चलने लगी तो वह भी बड़े मैं वह चलने लगी तो वह भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त भाई रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरों बहते हुए आंसुओं ठंडी सांसों और भीगे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक जमीन थी, एक जनाब थी, एक जवान, थी एक जवान थी। हाँ जबान थी, एक थी सूरतें जो लिबास एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गलियां भी एक ही सी थी जिनके दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भारी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। गुड, ओके, वेरी गुड। भरी हुई बंदूक है ना? हम्म, अमृतसर में बस अभी अंजलि लिखिएगा। और कुछ पूछ, यहाँ तक पूछना है किसी को कुछ? एनी डाउट? मैम, यस। खातून का मीनिंग क्या होगा? खातून मतलब जैसे औरत बोलते हैं ना, ऐसे मुस्लिम्स में खातून महिला। ठीक है, जैसे बताना था, यानी उस महिला को ही बताना है, ऐसा। और कुछ? मैम, इसमें ये सेंटेंस है, भीगे हुए होठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। इसका मतलब क्या होगा मैम? भीगे हुए जैसे हम होठों कहें, के बीच। यहाँ पर मानवीकरण जैसा, एक मानवीकरण करते हुए यहाँ पर रेल को कहा कि रेल गुजरी। असल में रेल नहीं गुजरी। बिछे हुए होठों से आंखों में नमी लिए, दिल में बहुत सारे एहसास दबाए, उस ट्रेन में जो सवार लोग थे उनकी भावनाओं का वर्णन किया है। जब हमारे इमोशंस, जब हमारी भावनाएं हम अंदर दबाने का प्रयास करते हैं, तब क्या होता है? हम अपनी रुलाई रोकने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि बहुत जोर से मैं फूट, मतलब ऐसे फूट फूट के ना रो पड़ूं। तो क्या हो जाता है? हम होठों को दबाते हैं, आंखों से आंसू की धारा बह निकलती है। अब निस्संदेह सफिया अपने परिवार को छोड़कर, अपने भाइयों से, अपने आत्मीय जनों से दूर हो रही थी। तो यहाँ कहा तो ये है कि ट्रेन गुजर रही थी बिछे होठों के बीच से, और ये तो मायने उसमें जो सवार लोग थे उनकी मनोदशा का और उनकी भाव दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, वही वही जगह थी, वही जमीन थी, वही गलियां थी, सड़कें वही थी, सब कुछ वैसा ही था, वही लबो लहजा था। मिले जुले लोग बैठे थे, कुछ दिल्ली या लखनऊ भारत में रहने वाले, और कुछ लाहौर और पाकिस्तानी एरियाज में रहने वाले। लबो लहजा भी मिलता हुआ था, लेकिन अंतर सिर्फ इतना था कि भरी बंदूकें लिए लोग खड़े थे। मुस्तैदी पक्की थी, निगरानी पक्की थी। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिएगा आगे का पढ़िए। चलो आस्था पढ़ो। यस मैम। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका तो नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था
सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उनके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हिचकिचाई, वे मुस्कुराकर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा, बोले, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर तले की जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? दो चाय लाओ, अच्छी वाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ गंदे शब्द थे। शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। आप तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीजन हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे, उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने कहा, आपने कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सफिया जल्दी से बोली, तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो ढाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के ढाब की क्या बात है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। उसी वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे चलने लगे। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। ठीक है, गुड गुड, समझ आया? मैम हाँ, मंजूर बोलो। मैम ये नजरुल इस्लाम मतलब? नजरुल इस्लाम रचनाकार हैं, जैसे टैगोर, टैगोर की रचनाएं, नजरुल इस्लाम की रचनाएं। तो वह कस्टम ये बताने का प्रयास करते हैं, जो इस पूरे पाठ का ही सारांश है, कि कौन कहाँ का है और कहाँ पोस्टिंग है। अच्छा वो। ठीक है, भले भारत का कोई व्यक्ति है, आज उसकी जो पोस्टिंग है वो लाहौर में है, कोई लाहौर का है तो वो ढाका में है, ढाका का कोई रहने वाला है तो वो दिल्ली में है। तो कुल मिलाकर सरहदों ने जमीन को बांटा है, लोगों को नहीं बांटा। कस्टम ऑफिसर से जब साफिया ने अपने दिल की बात बिना कुछ छुपाए निसंकोच कह दी, तो ये देखिए यहाँ स्पष्ट होता है कि जो कस्टम ऑफिसर होते हैं या जो पुलिस वाले होते हैं या जो नौकरी कर रहे लोग होते हैं, आखिरकार वो भी इंसान ही होते हैं। मुश्किल कब आती है? जब हम गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं और कोई चीज हम छुपा के कर रहे हैं। जब बता के कि पूरा इंटेंशन क्लियरली बताया कि ऐसे नमक ले जाने का और कोई कारण नहीं था, भारत में भी, लखनऊ में मिलता है, दिल्ली में मिलता है, सब जगह मिलता है, लेकिन क्यों लेके जा रही हूँ? सिर्फ भावात्मक लगाव के कारण। तो सबको अपना वतन याद आ गया। सफिया की सच्चाई ने सभी को उनका वतन याद दिला दिया। और क्योंकि वो क्यों क्यों पिघल गए? ऐसे तो कोई ऑफिसर पिघलता नहीं है किसी के लिए। आप देखिएगा ना, जरा जरा सी बातों पर जुर्माना हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर बड़े बड़े एक्शन ले लिए जाते हैं। तो सफिया की बात क्यों मानी?
क्योंकि सफिया का जो कहने का तरीका था उसने सभी के दिलों को छू लिया। सफिया का कहने का अंदाज कुछ ऐसा था कि सभी को उनका अपना वतन याद आ गया, और जब अपना वतन याद आ गया खुद की आंखें नम हो गई। तो सफिया की बात समझ में आ गई। और जैसा उनके भाई डर रहे थे कि पकड़ी जाओगी, बदनामी होगी, तुम्हारी भी हमारी भी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सफिया कुछ भी अपने लिए नहीं कर रही थी। सफिया जो भी कर रही थी, पहली बात वो दूसरे के लिए कर रही थी, और उसके जो करने का कारण था, जो भी उसने काम किया, नमक ले उठाया, भले वो गैर कानूनी था, लेकिन नमक को ले जाने के पीछे जो मंतव्य था वो बहुत पाक था, पवित्र था। ठीक है, अब आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखेंगे, समझेंगे। ओके। और अभी तक जिन बच्चों ने करेक्शन के लिए नहीं भेजा है, सिर्फ 5-6 बच्चों ने भेजा है। 5-6 बच्चों का ही मैंने अभी तक करेक्शन किया है, बाकी बच्चों ने नहीं भेजा है। अंजलि मुझे भेज चुकी हैं, आस्था ने भेजा, नंदिनी ने भेजा, श्रेष्ठा ने नहीं भेजा, मानवी ने भेजा, मंजुल आपने भी भेजा ना करेक्शन के लिए? मैम अभी नहीं भेजा मैम, लिख लिया पूरा, बस भेजना है। फिर बेटा क्यों इंतजार कर रहे हैं? पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजेंगे, ठीक है? हाँ वो भेजना है, बस लिख लिया। और देखो और किसने नहीं भेजा हम बताते हैं। शिफा आपने कंप्लीट भेज दिया? यस मैम। ओके। आलिमा ने नहीं भेजा अभी करेक्शन के लिए, आलिमा ने नहीं भेजा है। हर्षी ने भेज दिया, और श्रेष्ठा ने नहीं भेजा, गौरव ने भेज दिया, और यहाँ से प्रांजल। प्रांजल आप क्लास में हो? मैम गौरव कौन है? अरे गोविंद है। गौरव और गोविंद एक सा लगता है मुझे नाम। ठीक है, गोविंद ने भेज दिया। गोविंद आपने, गोविंद नहीं है आज क्लास में, गोविंद ने कुछ कम भेजा था। और प्रांजल आप हैं क्लास में? नो, नाम दिखता है और वो बंदा क्लास में नहीं है। बताओ क्या किया जाए? अब हम इस तरह से अटेंडेंस लिया करेंगे, जो अनुपस्थित दिखेगा आवाज लेने पर तो उसको, उसका नाम डिलीट करके अटेंडेंस भेजी जाएगी। ध्यान रखिएगा। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। Sai Ram and God bless you all. Please take care. सारा मैम। Sai Ram.